नमस्कार, जय जोहार साथियों। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का अपना सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। मेरे साथ है सहयोगी पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग में भारी बवाल देखने को मिला। कल यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ अब कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि 11 में से 4 सीटों पर जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। बस्तर में पहले चरण में वोट डाले गए थे, वहीं कल दूसरे चरण में राजनांदगांव लोकसभा सीट, कांकेर और महासमुंद की लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। अब तीनों ही सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस 3 सीटों पर कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता इन तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। सबसे पहली सीट राजनांदगांव लोकसभा, जिस पर न केवल प्रदेश बल्कि पूरी देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार चुनावी मैदान पर हैं। भूपेश बघेल के सामने मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे हैं और दोनों के बीच काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और इस पूरे मुकाबले में यह भी कहा जा रहा है कि शायद काका बाजी मार सकते हैं। अब हम आपको आज अपने इस चर्चा में बताएंगे कि कल किस तरीके से जो पूरा दूसरा चरण का चुनाव था वो कितना अलग था, कितना रोचक था और किस तरीके का हंगामा कल पूरे दिन बरपा है। तो पूजा, शुरुआत में यही दर्शकों को बताकर करना चाहूंगी कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में वैसे तो कुछ भी आसान नजर नहीं आ रहा है। भूपेश बघेल की राह काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई देती है। बड़ा सा चक्रव्यूह बीजेपी ने यहां पर रचा उन्हें हराने के लिए। सवाल यह उठता है कि क्या भूपेश बघेल इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन इन सभी चीजों का जवाब तो 4 जून को मिलेगा। लेकिन हम भी ऊपर से विश्लेषण कर सकते हैं, जिस तरीके से जनता के रुझान सामने आ रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या कहते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका क्या मानना है, उसके आधार पर हम बात करेंगे कि कहां पर कौन सी सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो भूपेश बघेल, उनसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि काका को लेकर वैसे ही लोगों में बहुत दिलचस्पी है, बहुत सारा प्यार भी काका को लुटा रही है जनता। भूपेश बघेल तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव दुर्ग सीट से और रायपुर सीट से लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन इस बार का जो परिदृश्य है वो काफी ज्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल उन्होंने सत्ता संभाली है, कद काफी ज्यादा बढ़ चुका है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी भूपेश बघेल अब एक बड़ा चेहरा हो चुके हैं। तो कांग्रेस ने निश्चित तौर पर भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से उतारकर एक बड़ा यहां पर अपना कार्ड खेला, बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और सांसद जो है संतोष पांडे, उन्हें कड़ा मुकाबला तो भूपेश बघेल दे रहे हैं। लेकिन कल भारी बवाल देखने को मिला और भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। इसके साथ ही कई तरीके की गंभीर आरोप लगाए। ग्राम टेडेसरा, जो कि राजनांदगांव लोकसभा सीट का एक गांव है, एक क्षेत्र है, वहां पर कल जब वोटिंग के बीच भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो उन्हें बूथ के अंदर जाने से रोका गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यहां तक कि उनकी मौजूदगी के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अब जब कार्यकर्ताओं की भिड़ने की बात आती है तो यहां पर मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस पूरे झड़प में एक महिला शामिल होती है। एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आरोप लगाती है कि कांग्रेस के जो कुछ पुरुष कार्यकर्ता हैं उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मुझसे मारपीट की, मेरे सोने की चेन खींचने की कोशिश की, मेरे सोने के कान की बालियां निकालने की कोशिश की, अपने चोट भी दिखाती है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड पर है और वो एक्शन लेने की बात कह रही है। मैं पूजा के रुक करना चाहूंगी, क्योंकि कल इन्होंने इस पूरी खबर पर प्रमुखता से कवरेज दिया है और जनता तक ये पूरी बात भी पहुंचाई। तो पूजा, क्या लग रहा है कि वाकई ये जो गहमा गहमी का कल माहौल बना हुआ था, ये सिर्फ बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तक सीमित था या इसमें बड़े नेता भी इन्वॉल्व थे, और कितना असर इस पूरे घटनाक्रम का चुनाव में देखने को मिला? बिल्कुल निधि, हम तो शुरू से ये कहते आ रहे थे कि राजनांदगांव इस बार काफी ज्यादा हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पे लगी है। रमन की गढ़ में भूपेश बघेल की एंट्री ने बीजेपी की मुश्किलें तो जरूर बढ़ा दी थी, लेकिन जिस तरह से कल एक व्यापक जनाधार काका को लेकर देखने को मिल रहा था, लोग लगातार जब पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे तो इनडायरेक्टली वो ये जरूर कह रहे थे कि भूपेश बघेल जो है किसान हितैषी हैं, और खुद स्वयं भूपेश बघेल ने इस बात को माना और अपनी जीत
को लेकर वो 100% आश्वस्त नजर आए। जब वो राजनांदगांव के लिए रवाना हो रहे थे दुर्ग से, क्योंकि वोटिंग तो वो राजनांदगांव में नहीं डाल सकते, उनका जो केंद्र है, मतदान केंद्र, वो पाटन में आता है, उसके बावजूद भी वो मतदान केंद्र के लिए कल रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ तक से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो 100% जीत रहे हैं, क्योंकि संतोष पांडे जो है वो लापता सांसद है, लोगों के पास कभी गए नहीं, किसानों के मुद्दों पे कभी बात नहीं की, और ये तमाम बातें जो है अब किसानों ने खुद मुझसे कहा, क्योंकि वोटिंग से 2-3 दिन पहले भूपेश बघेल फिर से अपने चित परिचित अंदाज यानी ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज में किसानों से मिलने पहुंचे, मजदूरों से मिलने पहुंचे, और उन्होंने कहा कि किसानों ने उन्हें भरोसा जताया है कि इस बार कक्का जो है वो जीत जाएंगे। ये तमाम बातें उन्होंने छत्तीसगढ़ तक से की। उसके बाद वो टेडेसरा के लिए रवाना हुए। जब वो टेडेसरा राजनांदगांव के लिए रवाना हुए तो बीच में टेडेसरा में उन्हें रोक दिया गया और खुद भूपेश बघेल ने वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मतदान, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है, 70% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हुए, और ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में कि अगर वोटिंग बम्पर होती है तो कहीं ना कहीं बदलाव के सुर देखने को नजर आते हैं और ये बदलाव के लिए एक इशारा करता है, ऐसा खुद भूपेश बघेल ने भी कहा। और उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे मतदान की जो प्रक्रिया है बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी छाती फूलने लगी है, यानी कि डर रही है बीजेपी, और यही कारण है कि मतदान केंद्र में उन्हें जाने से रोका गया। इसके अलावा ईवीएम में गड़बड़ी की भी खबर निकलकर सामने आई, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम में खराबी होना, यानी कि, और जिस तरह से उन्होंने जो फोटो दिया था उस फोटो को लेकर भी जमकर बवाल मचा। हाँ, यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि किस तरीके का आरोप भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर लगाया। भूपेश बघेल का आरोप है कि जिस नंबर का ईवीएम अलॉट किया गया था बूथ में, उस नंबर का ईवीएम आया ही नहीं, किसी दूसरे नंबर का ईवीएम पहुंचाया गया, तो एक तरीके की ये गड़बड़ी मानी गई। उसके साथ ही भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी बताया कि कुछ मतदाताओं के फोन उनके पास आए जिसमें उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन में जो भूपेश बघेल की फोटो है वो काफी ज्यादा छोटी है बाकी प्रत्याशियों की अपेक्षा। तो इस तरीके का जो पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों निर्वाचन आयोग अपना रहा है, उन्होंने इस पर भी बड़ा सवाल उठाया। लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है, मेरी जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल। और इसके बाद जिस तरह से हमने देखी मारपीट की एक बड़ी घटना हुई और बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी की जो नेत्री है निधि, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कपड़े फाड़ने तक के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि मेरी ब्लाउज तक फट गई थी, इस तरह से आरोप लगाया। और जब मेरे बच्चे ने मुझे बचाने आए उनके साथ भी मारपीट की। अब ये जो बातें थी ये केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रह गई, क्योंकि एक और जहां पर कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, उन्होंने खुद इस बात को माना कि हाँ, झड़प हुई थी, मारपीट भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से कान की बाली, सोने के चैन खींचने का जो आरोप पद्मनी लगा रही हैं वो बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। और इसके बाद इसमें एंट्री हो जाती है संतोष पांडे की। वो कहते हैं कि ये जो मारपीट है ये बौखलाहट है, कांग्रेस की हार रही है, इसलिए इस तरह से कुछ भी करेंगी क्या। जब उसके बाद कहा कि दुर्ग के पूरे 7 विधानसभा तो हार चुके हैं, अब राजनांदगांव भी हारने वाले और यहाँ से उनकी वापसी होने वाली है, और यही कारण है कि इस तरह से बौखलाहट जो है कांग्रेसी दिखा रहे हैं। यानी कि ये जो पहलू है, मारपीट की जो घटना है, इसे कांग्रेस अपने स्तर पर बुना रही है तो वही बीजेपी अपने स्तर पर बुना रही है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दोनों दिग्गजों की एंट्री हुई। भूपेश बघेल वर्सेस संतोष पांडे एक बार फिर देखने को मिला, यानी एक और मतदान केंद्रों में मतदान डाले जा रहे थे और यहाँ पर इस तरह से बवाल मचा हुआ था। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो एक कहावत है, निधि कहते हैं कि बदनामी उसी की होती है जिसका नाम होता है। और कल मैंने 2-3 बार इस बात का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि इस पूरे माहौल में राजनांदगांव में संतोष पांडे के नाम का जिक्र उतना नहीं हुआ जितना भूपेश बघेल के नाम का जिक्र हुआ। और माफ कीजिएगा, और भूपेश बघेल को लेकर यहाँ पर एक अलग ही बवाल हो गया, यानी पूरी तरह से गदर मचा रहा भूपेश बघेल के नाम को लेकर। ये तो बिल्कुल सही बात है। और भूपेश बघेल को किस तरीके से घेराबंदी बीजेपी उनके खिलाफ कर रही है ये समझ लेते हैं। क्या बड़े आरोप लगा रही है। वैसे तो भूपेश बघेल कहते हैं कि संतोष पांडे लापता रहे, एक लापता सांसद को आखिर क्यों वोट दिया जाए। लेकिन जब बीजेपी उनके खिलाफ घेराबंदी करती है तो ये कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में राजनांदगांव का सबसे ज्यादा उपेक्षा किया है। मुख्यमंत्री
रहते भूपेश बघेल ने कभी भी राजनांदगांव क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, यहां पर किसी तरीके का कोई बड़ा विकास कार्य नहीं करवाया गया। और रमन सिंह कल कहते हुए नजर आए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने 5 करोड़ भी राजनांदगांव की जनता को दिया क्या? नहीं दिया। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ छोड़िए, राजनांदगांव की जो जनता है वो भूपेश बघेल को क्यों वोट देगी? इस तरीके से बीजेपी अपनी तरफ से बहुत आश्वस्त है। अब हम वोट परसेंटेज पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बंपर वोटिंग का जिक्र थोड़ी देर पहले पूजा ने किया था और इस बार वाकई बंपर वोटिंग देखी गई। 70% से ज्यादा मतदान तीनों ही सीटों पर हुआ। और सबसे रोचक बात यह है कि कांकेर सीट, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर सिर्फ 3 बजे तक मतदान हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 73 से ज्यादा वोटिंग वहां पर बताई जा रही है। और कुल मिलाकर अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, कल शाम 6 बजे तक 72% से ज्यादा मतदान तीनों सीटों में मिलाकर हुआ है। और अब ये आंकड़े जो हैं वो और भी बढ़ेंगे, फाइनल आंकड़ों का इंतजार है। और जब कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो लोगों के मन में बदलाव की लहर उठती है, जनता बदलाव चाहती है। और बदलाव की अगर बात होगी तो टेंशन जो है वो बीजेपी की निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और जिन 3 सीटों पर इस वक्त कल वोट डाले गए वहां पर भी बीजेपी काबिज है। खोने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस के पास कम। लेकिन चुनौती जो है वो दोनों के सामने बराबर है। कांग्रेस जो है वो लगातार इस बार कह रही है कि हम इतिहास रचेंगे। इतिहास इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने 2 सीटों से ज्यादा अब तक छत्तीसगढ़ में जीता नहीं है। तो इस बार वो कह रहे हैं कि हम 7 सीटें जीतेंगे। और कांग्रेस क्या, खुद भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ तक से बातचीत में पहली बार एग्जैक्ट फिगर दे दिया कि आखिर कांग्रेस कितनी सीट दे रही है, क्योंकि इसके पहले 75 पार का नारा लगाकर जिस तरीके से वो ढेर हुए थे विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने कोई नारा नहीं दिया। वो हमेशा से ये कहते हुए जरूर नजर आए कि हम बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। लेकिन कल जब मतदान हुए तो भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया कि कम से कम 7 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यह भी कह दिया कि जिन 4 सीटों पर अब तक मतदान हो चुके हैं, इन चारों सीटों पर कांग्रेस आ रही है। राजनांदगांव में चलिए हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा कांकेर और महासमुंद पर भी आ जाते हैं। कांकेर में बीरेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके सामने भोजराज नाग। अब कांकेर में हुई है बंपर वोटिंग, तो यहां पर भी माना जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। और महासमुंद पर आ जाते हैं तो साहू वोटर्स की बहुलता है और ऐसे में साहू वोटर्स की बहुलता होने के कारण ताम्रध्वज साहू को लेकर यह माना जा रहा है कि शायद इस बार जो जनता का रुख है वो ताम्रध्वज की तरफ हो सकता है। लेकिन रूप कुमारी चौधरी को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। वैसे ही मोदी की गारंटी के सहारे बीजेपी जो है लगातार मैदान पर है। महतारियों को पैसा दिया जा रहा है, किसानों को एक मुश्त राशि दी जा रही है। तो किसान महिलाओं को साधने का काम बीजेपी ने बहुत पहले से कर लिया था। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर दोनों सीटों पर क्यों कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है, ये हम पूजा से समझ लेते हैं। बिल्कुल निधि, तो बात अगर बीरेश ठाकुर की हुई है और कांकेर की हुई है, कांकेर जो आदिवासी बाहुल इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, उसके बावजूद भी सबसे अच्छी तस्वीर तो ये रही कल कांकेर में कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कांकेर के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ी मांग है वो रेलवे की मांग है। और 25 साल तक यहाँ पर बीजेपी जीतते आ रही है, लेकिन आज तक किसी भी सांसद ने, बीजेपी के किसी भी सांसद ने रेलवे लाइन को लाने के लिए वहां प्रमुखता से आवाज शायद दिल्ली के संसद में नहीं उठाई। यही कारण है कि आज तक वहाँ की जो ग्रामीण है, वहाँ की जो जनता है, वो रेलवे के लिए तरस रही है और नाराजगी भी है। अब इसमें सवाल एक ये भी उठता है निधि कि अगर 25 साल से बीजेपी के सांसद यानी कि बीजेपी पर वहाँ के स्थानीय जनता भरोसा जता रही है, तो जब लगातार वो बीजेपी के सांसद को जिता रहे हैं, उसके बावजूद अगर रेलवे नहीं बना तो फिर बीजेपी सीट पर जीतते कैसे आ रही है? ये भी तो बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर आप ग्रामीणों की मांग को पूरी नहीं कर रहे हो और बहुत लंबे वर्षों से लंबित ये मांग है, उसके बावजूद यहाँ पर जीत रही है बीजेपी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से बदलाव की बयार की हम बात कर रहे हैं और वाकई ये कहा जाता है कि अगर वोटिंग की प्रतिशत बढ़ती है, आंकड़े बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव की एक सुगबुगाहट नजर आती है। और कांकेर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और लगातार बीरेश ठाकुर को जन समर्थन मिलता रहा है, एक जनाधार बीरेश ठाकुर के लिए रहा है। और बीरेश ठाकुर ने खुद छत्तीसगढ़ तक से बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया, क्योंकि इस बार जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि कांग्रेस में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहे थे। अब देखिए पीसीसी चीफ का टिकट काट दिया गया,
फिर ये ऐसा माना जा रहा था कि कांकेर में दीपक बैज को शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद मोहन मरकाम के नाम का भी जिक्र हुआ था और अनिला भेड़िया के नाम का भी जिक्र हुआ था, लेकिन वीरेश ठाकुर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया और खुद वीरेश ठाकुर ने इस बात को माना है कि पार्टी को मजबूरी में उन्हें यहाँ से टिकट देना पड़ा, क्योंकि जितने भी इंटरनल जो आंकड़े बता रहे थे और पार्टी खुद अपने स्तर पर जो एक सर्वे करवाती है, सब में वीरेश ठाकुर का नाम शामिल था। और दूसरी बहुत बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जब साल 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था निधि, तब वीरेश ठाकुर महज 5000 वोटों से हारे थे। हालांकि ये आंकड़े भले ज्यादा है, लेकिन ये बहुत कम इसलिए है क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का अभेद किला है। और वीरेश ठाकुर ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब बीजेपी को ये एहसास हो गया कि वीरेश ठाकुर कहीं ना कहीं भले ही चुनौतियों को पार कर जीतने वाले हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा करा दी साल 2019 में। और प्रधानमंत्री ने एक शब्द ऐसा कहा कि उनकी कठिनाई बढ़ गई। और अब इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जब एक और वीरेश की लहर चल रही थी, तमाम पत्रकार ग्रामीण इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं का मतलब तो यही है क्योंकि बीजेपी के सांसद तो पहले से काबिज है, तो बदलाव यानी किसके लिए बदलाव? तो बीजेपी को बदलकर या तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी को चाहते हैं, ऐसा कुछ उनका कहना हो सकता है, क्योंकि बदलाव की बात तो उन्होंने कही, लेकिन उसके ठीक पहले अमित शाह की सभा हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वीरेश ठाकुर इस बार बीजेपी की टेंशन काफी बढ़ा कर रखे हैं और बीजेपी इस बात को भले ही भीतर खाने सामने वो भले इस बात को दिखाती ना हो, लेकिन ये जरूर जानती है कि इस बार कड़ी से कड़ी टक्कर उन्हें वीरेश ठाकुर दे सकते हैं। और यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले यहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी पूरी तरह से ताकत झोंकी नहीं थी। वाकई, और पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में रात बिताई। उन्होंने 2 दिवसीय का दौरा यहां पर किया और साथ ही साथ 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें महासमुंद की सीट भी शामिल है। तो समझ सकते हैं कि महासमुंद में कितनी सीरियस है बीजेपी और कांग्रेस को हराने के लिए, और साहू बाहुल्य इलाका है, ऐसे में तगड़ी फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये तो विश्लेषण है कि आखिर कैसे, किस तरीके से कौन यहां पर भारी पड़ सकता है, लेकिन क्या होता है कि चुनाव और क्रिकेट में लास्ट बॉल में कुछ भी हो सकता है। और ये चीज तो हम छत्तीसगढ़ वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव ऐसा रहा जहां पर पूरा देश कह रहा था कि भाई छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आएगी, लेकिन जो नतीजे आए उससे सबके होश उड़ गए, सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए, सारे विश्लेषण फेल हो गए। तो लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम 11 सीटों पर कमल फूल खिलाएंगे, वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम नया इतिहास रचेंगे। अब कौन कितना टारगेट पूरा कर पाता है, कौन इतिहास रचता है, किसके साथ जो है वो खेल होता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा जब आएंगे नतीजे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा को दीजिए इजाजत। और आप लोगों का क्या मानना है, तीनों सीटों पर कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है, कमेंट जरूर करें और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।